हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो सर, कॉमर्स हीरोज क्लासेस आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के वन शॉट रिवीजन वीडियोस विद द बेस्ट कलरफुल नोट्स। बेटा, ये नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। सारे टॉपिक्स के जितने भी बीएसटी के टॉपिक्स है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। आप सारे टॉपिक्स को क्या कर सकते हो बच्चों, डाउनलोड कर सकते हो। और नीचे सारी के सारे चैप्टर्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले लो, फाइनेंशियल मार्केट ले लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप क्या कर सकते हो, सारी अपनी वीडियोस को खत्म कर सकते हो। वन आवर के अंदर मैंने सारे टॉपिक्स को, एक एक घंटा लगेगा एक एक चैप्टर के अंदर, और मैंने 100% सारा का सारा एक भी टॉपिक मैंने स्किप नहीं करवाया। जनरली अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि फटाफट टीचर्स रिवाइज करवाने में ना कुछ क्रूशियल टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 100% कवरेज मिलेगी आपको वीडियोस की। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स है, उनको डाउनलोड करके देखो, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि कॉमर्स हीरोज क्लासेस ने कितनी ज्यादा मेहनत कर रखी है आप लोगों के लिए नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, अच्छे से आपको वीडियो को देखना है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बिकॉज कॉलेज के भी हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को आप लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखो इस वाली वीडियो को। ओके, करते हैं, चलो जल्दी से। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट टॉपिक के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आ जाता है बेटा, उसके अंदर आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। सर, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, मार्केटिंग करना सिर्फ एक छोटी सी जॉब नहीं है कि सर आपने थोड़ी सी चीज़ कर दी मार्केटिंग हो जाएगी। मार्केटिंग के अंदर एडवर्टीजमेंट होती है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है, प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है मार्केटिंग के लिए। जैसे मान लो मैं अच्छे अच्छे नोट्स बना रहा हूँ, आपको क्लास दे रहा हूँ, ऐसे लाइव क्लास दे रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर भी क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मार्केटिंग ऐसे होती है। ठीक है, तो मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट। तो मार्केट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसको मैनेज करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग के अंदर बेटा पैकेजिंग हो गई, ब्रांडिंग हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, और ट्रांसपोर्टेशन हो गए, ये सारा आता है मार्केटिंग के अंदर। और जब आप इसको मैनेज करते हो तो उसको बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं। तो फटाफट से आप इसको लर्न कर लोगे। अभी ये मैंने नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं डाले, लेकिन मैं ये नोट्स जो है ना, नीचे जो लिंक होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप क्या कर सकते हो फिर वहां से उसको डाउनलोड करके, ये सारी मैंने मार्किंग भी कर रखी है, कि कौन कौन से पॉइंट्स है जो कि आपको लर्न करने हैं। सिर्फ इन पॉइंट्स को पढ़ लेना, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। मनीष आ गया। चलो जी, स्टार्ट करते हैं फिर मार्केटिंग के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, व्हाट इज मार्केटिंग। देखो, व्हाट इज मार्केटिंग, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है दोस्तों? सोशल प्रोसेस है। सीधी सी बात है, आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उनकी नीड्स को समझना है, कस्टमर्स की नीड्स को समझना है, जरूरत को समझना है, और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है। तो मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। तो लोगों की जरूरत को समझो, एंड उनकी जरूरत के हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाना है, थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर द वैल्यू। तो ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करो कस्टमर को जो बेटा वैल्यू क्रिएट करते हैं फॉर द अदर्स, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, चलो स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। सब फीचर्स क्या होते हैं मार्केटिंग के, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका अंदर का लर्न करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी भूल जाओ कि सर अंदर का लर्न करना है। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग के अंदर क्या होता है? सबसे पहला फीचर मार्केटिंग के अंदर नीड एंड वांट। सबसे पहला क्या फीचर है? नीड एंड वांट। कस्टमर की नीड को समझो, वांट को समझो। मेन मोटिव ऑफ सेटिस्फाइंग नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो मेन मोटिव क्या होता है? सेटिस्फाइंग नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आपको सेटिस्फाई करना है। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। बेटा एक प्रोडक्ट नहीं बेचना आपको, प्रोडक्ट के बहुत सारे फीचर्स होने चाहिए, उसका अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग साइज है, अलग अलग कलर्स है। जैसे मान लो एक टीवी कंपनी बनाने वाली कंपनी है, तो सर वो 21 इंचेस का टीवी बना रही है, 32 इंचेस का, 43 इंचेस का टीवी बना रही है, 55 इंचेस का टीवी बना रही है, ब्लैक कलर में बना रही है, ग्रे कलर में बना रही है, एंड्रॉइड टीवी, स्मार्ट टीवी बना रही है। ठीक है, समझे मेरी बात? हाँ जी सर, समझ गए। तो क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, तो अलग अलग शेप्स एंड साइजेस के आप लोग प्रोडक्ट बना रहे हो, और बेटा वो प्रोडक्ट आपको क्या देंगे? कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करना चाहिए? कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करके दे, ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए। तो कस्टमर इज रेडी टू गिव अ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ओनली व्हेन ही एक्सपेक्ट सेटिस्फैक्शन। आप पैसे कब निकालते हो अपने पॉकेट से? जब आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। तो आपका जो प्राइस है और जो सेटिस्फैक्शन है वो बराबर होनी चाहिए। तो जितना आपने प्राइस पे करा, मान लो आपने 10 रुपीज़ का प्राइस पे करा, तो सेटिस्फैक्शन भी कितने की मिलनी चाहिए? सर 10 रुपीज़ की सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, पूरा पैसा वसूल। हम सर इंडियन मार्केट के कस्टमर्स हैं, हमें जितना पैसा खर्च करना है उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन उससे कम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलनी चाहिए। तो कस्टमर वैल्यूज द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सर्विस ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट। तो कस्टमर वैल्यू। बेटा बात करते हैं एक्सचेंज मैकेनिज्म। यहाँ पर क्या होता है मार्केटिंग के एक्सचेंज मैकेनिज्म? एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, पैसे दो, सर्विसेज लो, पैसे दो, गुड्स लो। तो ये क्या होता है? एक्सचेंज मैकेनिज्म। बेटा लेकिन देखो, मार्केटिंग
एक्सचेंज मैकेनिज्म और पिलर्स ऑफ मार्केटिंग। तो इसके अंदर कुछ प्री कंडीशंस होती है। देखो कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए सर, एक बायर होना चाहिए और एक सेलर होना चाहिए, है ना, एक बायर होना चाहिए और एक सेलर होना चाहिए। बोथ पार्टीज हैव समथिंग व्यूड वैल्यूएबल बाय ईच अदर। दोनों को ऐसा लगना चाहिए जैसे मान लो आप मार्केट में गए मोबाइल परचेज करने के लिए, तो जिस शॉपकीपर के पास आपकी मनपसंद मोबाइल फोन होगा आप उससे मोबाइल फोन परचेज करोगे और अपने पॉकेट से करारे करारे नोट निकाल के उसको दोगे, तो दोनों के पास वो चीज़ होनी चाहिए जो कि आप दोनों को चाहिए। आपको जो मोबाइल चाहिए वो शॉपकीपर के पास होना चाहिए और शॉपकीपर क्या एक्सपेक्ट करेगा कि आपके पास क्या होना चाहिए, पैसे होने चाहिए। बोथ पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि बंदूक निकाल के दुकान वाले ने बोल दिया कि आजा भाई हमारे सामान को परचेज कर ले, ठीक है। बोथ पार्टीज आर, यस वी कैन रिपीट द लास्ट टॉपिक, बोथ पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। तो दोनों ही पार्टीज आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती हैं एंड रिजेक्ट कर सकती है, फोर्स नहीं करेगा कोई आपको, ठीक है। ईच पार्टी फील्स डिजायरेबल टू डील विद द अदर। दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ भाई डिजायरस है बिजनेस करने के लिए, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपसे बिजनेस करवाया जा रहा है। ईच पार्टी इज कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी। तो आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए ना डिलीवरी करने के लिए, तो यू कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। देखो बिजनेस के अंदर आपको क्या चाहिए बेटा, कम्युनिकेशन चाहिए, है ना, सामने वाले से। अब जैसे आप लोग कम्युनिकेट करते हो, हाँ जी भैया आपके शॉप के ऊपर ये अवेलेबल हो जाएगा, आपने कम्युनिकेट करा और सामने वाले ने आपको क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया, ठीक है। आगे मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। अभी तक हमने जो पढ़ा ठीक था, वो आपका बेस बनाने के लिए रेडी था, लेकिन यहाँ से मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलोसफीज से आपका 2 मार्क्स का आप अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ध्यान से समझना, एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा, कंपनीज लार्ज स्केल प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करते हैं। कंपनी कहती है प्रोडक्ट बना लो, कंपनी क्या बोलती है, प्रोडक्ट बना लो, बड़े लेवल पे प्रोडक्ट बना लो, ताकि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे ना उतना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। जितनी बड़ी क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट बनाते हो प्रोडक्ट उतना सस्ता पड़ता है, बिकॉज जब आप एक सप्लायर से ज़्यादा रॉ मटेरियल लेकर आते हो ना तो रॉ मटेरियल आपको सस्ते में मिल जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ मास प्रोडक्शन। ज़्यादा सामान बनाओ। अब देखो ना, आप किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल लेकर आए, किसी सप्लायर से क्या लेकर आए बच्चों, रॉ मटेरियल लेकर आए। अब मान लो आप उससे 10 kg रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो वर्सेज आपने 1000 kg परचेज करा, तो जब आप 1000 kg रॉ मटेरियल परचेज करते हो ना तो बच्चों वो आपको सस्ते में दे देता है सामान, है ना, मानते हो ना मेरी बात। तो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करोगे तो चीज़ें सस्ती बन जाती है, जिससे आपकी जो कॉस्ट है ना वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट किसके ऊपर मेन फोकस करता है कि लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर लो ताकि चीज़ सस्ती पड़े और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ए यार अंशु पढ़ाने दे भाई। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, दीज फर्म्स मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट किसके ऊपर फोकस करता है, ध्यान से। सेकंड फिलोसफी क्या होगी, मेन फोकस गुड क्वालिटी एडेड फीचर्स इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो कस्टमर्स विल बाय द हाई क्वालिटी ओनली व्हेन दे नीड और वांटेड, ओनली क्वालिटी इज नॉट इनफ फोर्स, ओनली क्वालिटी इज नॉट द इनफ फोर्स। देखो ध्यान से, सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ, अच्छी क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट बनाना है। कैसा प्रोडक्ट बनाना है, अच्छी क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन बेटा वो ही कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा जिसको आपके प्रोडक्ट में वैल्यू दिखती है, गुड क्वालिटी एडेड फीचर्स इन द प्रोडक्ट। तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर अच्छे फीचर्स होने चाहिए। लेकिन दोस्तों आपका कस्टमर कौन बनेगा, जिसकी जेब में ज़्यादा पैसे होंगे। बात करते हैं थर्ड पॉइंट के साथ, सेलिंग कॉन्सेप्ट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाता है आपका, सेलिंग कॉन्सेप्ट। बेटा सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ध्यान से समझना। सेलिंग कॉन्सेप्ट से फोकस करना है कि आपने जो बनाया या आपके पास जो है वो आपको सिर्फ सेल करना है। यस, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आई नो दिस, बट बच्चों के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं ध्यान से, मेन फोकस क्या होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, टू सेल वट एवर इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक। आपके पास जो है वो बेच दो। आप कस्टमर का नहीं पूछ रहे कि भाई आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो यू आर सेलिंग बाय हुक और क्रोक। जैसे जिसको बोलते हैं ना कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो घी को टेढ़ा, उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है ना, तो वैसे तो प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय हुक और क्रोक। देखो वर्ड को याद कर लो, प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय हुक और क्रोक। दूसरा क्या है, सेलिंग व्हाट यू हैव, आपके पास जो है वो बेच दो। कस्टमर से पूछा ही नहीं आपको नहीं कि कस्टमर आपको क्या चाहिए, जो आप बनाते हो वो आपने क्या कर दिया, सेलिंग टेक्निक्स होनी चाहिए आपके पास, तो आपने सेल कर दिया। तो सेलिंग concentrates on the requirement and the needs of producers and sell whatever is produced. They do not try to find out the requirements. वो customers का नहीं पूछते and the needs of the customer, उनको customer की need से कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, हुक एंड क्रोक, कैसे भी गंदी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, गंदी मार्केटिंग कर रहे हैं, बस वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। आगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, पॉइंट नंबर 4 किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, द कॉन्सेप्ट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द नीड ऑफ द कस्टमर। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कस्टमर की जरूरत के हिसाब से उनको सेल करो, कस्टमर की जरूरत के हिसाब से आपको उसको सेल करना है। दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट प्रोडक्ट शुड बी डिजाइन एंड प्रोड्यूस कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द कस्टमर। तो प्रोडक्ट को ऐसा डिजाइन करो, ऐसा प्रोड्यूस करो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर, जो कस्टमर को चाहिए वो आप उसको प्रोवाइड करने वाले हो। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मेन फोकस किसके ऊपर होता है बच्चों, मेन फोकस किसके ऊपर होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर होता है, ठीक है। आई बात समझ में, बोल दो यस सर, आगे बात समझ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, सोसाइटल कॉन्सेप्ट।
सोसाइटल कॉन्सेप्ट किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? मेन फोकस कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद इन एथिकल। बेटा कस्टमर का सेटिस्फैक्शन विद इन एथिकल एंड इकोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। अब मान लो मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, उन्होंने बोल दिया सर हमें जो है ना वो चाहिए, गन चाहिए सर गन। अब मैंने क्या बोला, यार मेरे स्टूडेंट्स हैं वो एक तरीके से मेरे क्या है कस्टमर्स, और कस्टमर जो मांगता है उसको पूरा करके देना पड़ता है, तो मैं थोड़ी ना आपको गन ला कर दे दूंगा या आपके लिए कुछ अनएथिकल काम कर दूंगा। तो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, लेकिन वो कैसे होनी चाहिए? एथिकल, विद इन लिमिट्स एंड इकोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ आवर सोसाइटी। तो फॉर एग्जाम्पल अ कस्टमर वे वॉन्ट टू हैव ड्रग्स। कल को अगर आपका कस्टमर आपको बोले कि सर मुझे ड्रग्स दे दो, सो जस्ट टू सेटिस्फाई कस्टमर फॉर्म डज नॉट सप्लाई हिम ड्रग्स। कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ी ना मैं उसको ड्रग्स दे दूंगा। बात समझ गए? सम प्रोडक्ट्स विद हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। मान लो आप कुछ ऐसा सामान बना रहे हो, कस्टमर को चाहिए, लेकिन उसके वजह से इन्वायरमेंट को क्या हो रहा है? इन्वायरमेंट को हार्म पहुंच रहा है। सो दीज शुड नॉट बी सप्लाइड ओनली टू फुलफिल द गोल ऑफ द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो बेटा ये पांचों के पांचों आपके फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग खत्म हो गए। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट किसके ऊपर फोकस करता था? आज जो रिकैप करें, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट किसके ऊपर फोकस करता था कि सर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करो ताकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम हो और आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट किसके ऊपर फोकस करता था? सर सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, लेकिन सर उसके अंदर फीचर्स होने चाहिए, और सर जो प्राइस सेंसिटिव बायर है वो अगर उसको आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ अच्छे फीचर्स दिखेंगे तो वो आपको परचेज करेगा, हर एक कस्टमर परचेज नहीं करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट की। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता था? आपके पास जो है वो सेल कर दो बाय हुक और बाय क्रुक, सेल व्हाट यू हैव, इसको क्या बोलते हैं? सेलिंग कॉन्सेप्ट। फिर एक होता था आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता था? कस्टमर की नीड्स के ऊपर फोकस करो, जो कस्टमर को चाहिए वो अल्टीमेटली आपको सेल करना है। और बात करते हैं किसकी? सोसाइटल कॉन्सेप्ट की। सोसाइटल कॉन्सेप्ट कहता है कस्टमर की नीड्स को तो सेटिस्फाई करो, लेकिन एथिकल बिहेवियर के साथ, ठीक है, एथिकल बिहेवियर के साथ। अनएथिकल बिहेवियर के साथ नीड्स को सेटिस्फाई मत करो। कल को कस्टमर ने बोला सर ड्रग्स दे दो, तो आपने ड्रग्स दे दिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट आपका खत्म होता है। बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, दैट इज फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। एक बार फटाफट से पीछे वाला कॉन्सेप्ट देख लो। इफ देयर इज एनी डाउट आई एम वेटिंग फॉर यू। देख लो जल्दी से। कोई डाउट है तो बता दो। चलो बेटा, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अब ध्यान से देखना, अंदर बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, बहुत सारे कंटेंट को आपको ऊपर फोकस नहीं करना, ध्यान से सुन लो जो मैं जो बोल रहा हूँ, अपनी लैंग्वेज में आप लोग लिखे आना, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के ऊपर बात करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। गैदर करो, एनालाइज करो किसको? मार्केट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले जब भी आप किसी कंपनी को स्टार्ट करते हो, प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो, पहले देख तो लो उसकी डिमांड है मार्केट के अंदर, नहीं डिमांड तो क्या कर लेना चाहिए? मार्केट रिसर्च कर लो। तो गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केट इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लो, एनालाइज कर लो, ठीक है, कि कस्टमर को उस प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं जरूरत। बेटा इसके अंदर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिखोगे वो क्या लिखोगे? स्वॉट एनालिसिस। क्या लिखोगे? स्वॉट एनालिसिस। एस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वीकनेस। ओ का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी। और टी का मतलब क्या होता है? थ्रेट। नाम याद कर लेना, स्वॉट एनालिसिस। सर ये स्ट्रेंथ का क्या करेंगे हम? देखो, while gathering information marketer फोकसेज ऑन द अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहले आप मार्केट में किसकी वेट करते हो? अपॉर्चुनिटीज़ के। कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो मैं उसको क्या करूँगा? उसके अंदर प्रॉफिट्स कमा लूँगा। एंड थ्रेड्स। थ्रेड्स क्या होता है? सर ऐसी चीज़ें जिसके वजह से आपका बिजनेस क्या हो सकता है? डाउन हो सकता है इन मार्केट्स। एंड यूजेस देयर स्ट्रेंथ टू कैप्चर एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़। तो बेटा जब आपके पास जो स्ट्रेंथ है ना, उस स्ट्रेंथ को यूज़ करके मार्केट के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को क्या कर लो? अपने पास ले लो उन अपॉर्चुनिटीज़ को, एंड प्रिपेयर द पॉलिसीज एंड प्लान्स टू ओवरकम द वीकनेस। और ऐसे प्लान्स बनाओ, पॉलिसीज बनाओ अपने वीकनेसेस को दूर करने के लिए और थ्रेड्स को खत्म करने के लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि सर 2 साल के बाद मेरी कंपनी का प्रोडक्ट कोई पूछेगा नहीं, तो बेटा धीरे धीरे क्या करो? उस प्रोडक्ट को बंद करो या फिर उस प्रोडक्ट में ऐसे फीचर्स डाल दो ताकि दोबारा से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने लग जाए, ठीक है। तो गैदरिंग मार्केट रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन। आगे बेटा मार्केट की प्रॉपर प्लानिंग करो, प्रॉपर स्टडी करो, उसके बाद अपनी सेल्स और प्रोडक्शन को स्टार्ट करना है आपको। तो मार्केट प्लानिंग। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट की डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तो अब आप क्या करने वाले हो? प्रोडक्ट की डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तो डिसीजंस लाइक व्हाट शुड बी द क्वालिटी स्टैंडर्ड यूज्ड इन द प्रोडक्ट। क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर? प्रोडक्ट की क्या शेप होनी चाहिए? डिजाइन होनी चाहिए? शुड बी यूज व्हाट टाइप ऑफ पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए? कितने मॉडल्स होने चाहिए प्रोडक्ट का? वो आप लोग डिसाइड करोगे इसके अंदर, ठीक है। बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। बात करते हैं किसकी? स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ध्यान से वर्ड समझना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाने के लिए जाते हो, तो आप किसी भी ब्रांच में चले जाओ बर्गर खाने के लिए, क्या आपका टेस्ट सेम रहता है कि टेस्ट में डिफरेंस हो जाता है? सर हर एक मैकडॉनल्ड्स के अंदर टेस्ट सेम रहता है ना बर्गर का। दिस इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रख रखा है, ठीक है। दिस इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन। कभी ऐसा नहीं है कि क्वालिटी कभी अच्छी हो गई कभी क्वालिटी बेकार हो गई, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्मिटी रहती है, एक जैसी क्वालिटी आपको मिलती है। सर ये ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेडिंग मीन्स क्लासिफाइंग द प्रोडक्ट ऑन सम बेसिस। जैसे मान लो फुल क्रीम मिल्क हो गया, टोड मिल्क हो गया। फुल क्रीम मिल्क में क्या होएगा कि सर इसके अंदर क्रीम ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा हेल्दी होता है, ठीक है, बोन्स के लिए, कैल्शियम के लिए। तो ग्रेडिंग मीन्स क्लासिफाइंग द प्रोडक्ट ऑन सम बेसिस, ठीक है, क्वालिटी के हिसाब से आप उसको क्लासीफाई कर रहे हो। समझे आप लोग? नहीं समझे? बाकी बात करते हैं किसकी, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग एंड लेबलिंग की अगर हम बात करते हैं तो लेबलिंग रेफर्स टू, पैकेजिंग तो आप लोग समझते हो ना, कहाँ पे उसको पैक पैक करना है। लेबलिंग क्या होता है? सर जो पैकेजिंग होती है उसके अंदर उसकी क्वांटिटी लिखी होती है, एमआरपी लिखा होता है, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं प्रोडक्ट के। तो लेबलिंग रेफर्स टू इन्फॉर्मेटिव पार्ट ऑफ पैकेजिंग। थ्रू लेबल्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू द कस्टमर्स। कस्टमर्स तक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप पहुंचाते हो लेबलिंग के थ्रू, कि इस प्रोडक्ट के अंदर कौन, बच्चों जैसे बहुत प्रोडक्ट होते हैं ऐसे जैसे फेविकोल, उसमें लिखा होता है कि छोटे बच्चों से दूर रखें, है ना, चिल्ड्रन बिलो 13 ईयर्स उनसे दूर रखें ताकि वो उसको सॉलो ना कर जाए। तो छोटी छोटी डिस्क्लेमर लिखा होता है कि ज़्यादा आप उसको एक्सेस यूज़ मत करो। बात करते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? इट मीन्स गिविंग अ स्पेशल नेम ऑफ द प्रोडक्ट। किसी एक प्रोडक्ट को स्पेशल नेम दे दिया, जैसे मान लो सोनी के स्पीकर्स, बीपीएल, एरियल, टाइड, आप लोग, दिस इज नोन एज ब्रांडिंग, ठीक है। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे ब्रांडिंग को। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, भाई आज की डेट में कस्टमर इज द किंग, कस्टमर इज द किंग पिन, कस्टमर इज द किंग पिन। कस्टमर कौन है? किंग पिन है। कस्टमर को अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या प्रोवाइड करना है? हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स। कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट होना चाहिए कंपनी में। क्या होना चाहिए? कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो कस्टमर की कंप्लेंट्स को दूर करेगा। कस्टमर को आपने कोई सामान बेच दिया, उस सामान के अंदर उसको कोई प्रॉब्लम आती है, उसको चलाना नहीं आ रहा, तो आफ्टर सेल सर्विसेज आप प्रोवाइड करोगे, मेंटेनेंस सर्विसेज दोगे कस्टमर्स को, कस्टमर से इन्फॉर्मेशन लोगे कि सर आपको इस प्रोडक्ट में कैसा लग रहा है, फीडबैक लोगे बेसिकली आप कस्टमर से, टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट आप अभी जानते हो, डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। प्रमोशन एंड सेलिंग करनी पड़ेगी, जब तक आप प्रमोशन और सेलिंग नहीं करोगे प्रोडक्ट की, जब तक कोई पहचानेगा नहीं, और जब तक कोई पहचानेगा नहीं, पब्लिसिटी नहीं करोगे, तब तक आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं, किसके ऊपर फोकस करना है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हो सकता है आप जहाँ पे सामान को बनाते हो बहुत दूर बनाते हो, अब आपको दिल्ली में सेल करना है, बेंगलोर में सेल करना है, हैदराबाद में सेल करना है, अलग अलग स्टेट्स में सेल करना है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट जहाँ पे बन रहा है और उसको जहाँ पे कंज्यूम होगा वो स्टेट्स अलग अलग है, तो वहाँ तक उसको पहुँचाना है, तो दिस इज नोन एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो बच्चों, किसी को डाउट है तो बात करते हैं किसकी? ट्रांसपोर्टेशन की। बात करते हैं किसकी? ट्रांसपोर्टेशन की। द गुड्स आर नॉट नेसेसरी कंज्यूम्ड एट द प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। जहाँ पे आप इसको प्रोड्यूस, तो जहाँ पर आप उसको प्रोड्यूस करते हो ना प्रोडक्ट को, वहाँ पे हो सकता है वो कंज्यूम ना हो रहा, कंजम्पशन प्लेस अलग है, तो आप सामान को बचाओ ना ट्रांसपोर्ट करके बच्चों। बात करते हैं किसकी? स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। कंपनी ने सामान बना दिया लेकिन अभी बिकने में टाइम है, तो उसके पास को गोडाउन होना चाहिए, स्टोरेज वेयर हाउस होना चाहिए। तो गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। जैसे आपने सामान को बना दिया, आप उसको यूज़ तो नहीं कर सकते, तो आपको उसको चोरी से बचाना है, खराब होने से बचाना है, तो एक स्टोरेज फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए। तो बेटा इसी के साथ क्या खत्म होता है? आपका फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग खत्म होता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फटाफट से क्या करना है आपको? एक बार इसके नामों को रिकैप कर लेना है। किसको? नेम्स को आपको रिकैप करना है। जल्दी से देखो, बहुत सिंपल है, अंदर का ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने हाईलाइट कर दिया बस उतना कर लेना, उससे ऊपर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं बता दूंगा जब आपको अंदर का करना होगा, ठीक है। जल्दी से एक बार हेडिंग्स को गो थ्रू कर दो। आई एम वेटिंग। अगर कोई पॉइंट में किसी पॉइंट में डाउट है तो मेरे से बता दो, मेरे को बता दो, आई वुड एक्सप्लेन। बेटा किसी को डाउट है तो बता दो मेरे को फटाफट से, सिर्फ आपके डाउट्स के लिए वेट कर रहा हूँ। लाइव क्लास इसलिए होती है, इफ़ देर इज़ एनी डाउट। सचिन, राम राम सर जी। अरे रोम रोम लिख दिया भाई, RAM राम होता है, RAM राम राम सर जी होता है, रोम रोम लिख दिया।
चलो अब बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स। किसकी बात कर रहे हैं? मार्केटिंग मिक्स। देखो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? देखो मार्केटिंग मिक्स में हम 4 पीस की बात करते हैं। कितने? 4 पीस की बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स के अंदर। एक पी होता है प्रोडक्ट, दूसरा पी होता है प्लेस या फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड क्या होता है प्राइस, और फोर्थ क्या होता है प्रमोशन। सबसे पहले तो ये चारों नाम को याद करो। मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 पीस कौन कौन से होता है सर? एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है हमारा प्राइस बच्चों, एक होता है हमारा प्लेस, और एक होता है प्रमोशन। एक क्या होता है? प्रमोशन। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो दीज आर द 4 पीस। बात करते हैं किसकी? प्रोडक्ट की। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से थोड़ा सा और फोकस कर लेना। प्रोडक्ट क्या होता है सर? व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स? तो प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू इंपॉर्टेंट डिसीजन। सर प्रोडक्ट मिक्स के अंदर कुछ आप इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो, किसके लिए? प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, प्रोडक्ट के डिजाइन के लिए, प्रोडक्ट के डिजाइन के लिए और प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए। तो व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स? सर प्रोडक्ट मिक्स इज आप प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ डिसीजन ले, प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए डिसीजन ले रहे हो, प्रोडक्ट के डिजाइन के लिए डिसीजन ले रहे हो, और प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए आप लोग डिसीजन ले रहे हो। बस खत्म हो गया, दिस इज प्रोडक्ट मिक्स। तो इट रेफर्स टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड द आइटम्स अ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ऑफर्स टू द मार्केट। तो जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल कर रहे हो तो वो किस में आ जाएगा? प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। देखो प्रोडक्ट के अंदर अब क्या आ जाता है? ब्रांडिंग। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो आपको उसकी क्या करनी चाहिए बेटा? प्रॉपर ब्रांडिंग करना चाहिए। एक ब्रांड के नेम के अंदर आपको सेल करना चाहिए। तो व्हाट इज ब्रांड? अ ब्रांड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को जानने के लिए आपको उसका ब्रांड पता होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने फोन दिखा दिया, एप्पल का फोन दिखा दिया, तो फटाफट से पहचान जाते हो कि सर दिस इज एप्पल फोन, है ना। आगे सर व्हाट इज द फीचर्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। सर एक ब्रांड नेम के अच्छे फीचर्स क्या होते हैं? ठीक है, एक अच्छा ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर परसों। लर्न करके जाना अच्छे से, इसको लर्न करने को बोल रहा हूँ तो इसको लर्न कर लेना, मत छोड़ के जाना। एक अच्छा ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? सर शॉर्ट एंड सिंपल, छोटा सा नाम होना चाहिए। जैसे मान लो लक्स हो गया, डिटॉल हो गया, सर्फ हो गया, तो शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस। सब मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो प्रोडक्ट नेम्स लाइक हाइंस आर डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, तो ऐसा नाम नहीं होना चाहिए, इजी नाम होना चाहिए। जैसे ऊपर था ना लक्स, डिटॉल, सर्फ, इजी नाम है, ऐसा नाम आपको रखना चाहिए। ब्रांड नेम शुड बी सजेस्टिव, दैट इज इट मस्ट सजेस्ट द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जैसे ही आपने प्रोडक्ट का नाम बोला ना, पता चल जाना चाहिए कि प्रोडक्ट एक्चुअल में करता क्या होगा। जैसे मान लो एक आ जाता है उजाला, उजाला 4 बूंदों वाला, है ना, उसका आपने देखा होगा, ऐड आता है, तो उससे पता चलता है उजाला का मतलब क्या होता है? ब्राइटनेस। अगर आप इससे कपड़े धोगे तो आपके कपड़े क्या हो जाएंगे सर? एकदम साफ सुथरे हो जाएंगे, उजाला निकलेगा कपड़ों में से। बात करते हैं किसकी? हजमोला। हजमोला की, हजमोला तो कैंडी आती है, हजमोला कैंडी आती है, टॉफी आती है, हजमोला खाते हो, क्या काम करते हैं वो? डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी। तो नाम से ही पता चल रहा है। हेयर एंड केयर एक कंपनी है, वो पता चल रहा है कि किससे रिलेटेड काम करती है सर? हेयर की केयर से रिलेटेड, है ना। ब्रांड नेम शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव। कैसा होना चाहिए ब्रांड नेम? यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए और अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जैसा नाम आपको देखने को मिल रहा है। जैसे एरियल, टाइड, डिफरेंट नाम होना चाहिए, किसी दूसरी कंपनी से रिजेंबल नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो स्टारबक्स एक ब्रांड होता है, स्टारबक्स एक ब्रांड होता है, दूसरा हो गया सरदार बख्श, दूसरा ब्रांड क्या हो गया? सरदार बख्श। तो यहाँ पर क्या हो गया कि सर एक जैसा नाम देखने को मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रांड नेम शुड बी सिलेक्टेड आफ्टर कंसिडरिंग द मीनिंग इन अदर लैंग्वेजेस। सर आपका जो ब्रांड का जो नाम है ना, उसका मीनिंग देख लो कि अदर लैंग्वेजेस के अंदर कहीं उसका कुछ गलत मीनिंग तो नहीं निकल के आ रहा। फॉर एग्जाम्पल ब्रांड नेम नोवा, एक कंपनी थी, उसका ब्रांड नेम था नोवा, गिवन टू एम्बेसडर कार मीन्स डज नॉट गो। अब देखो गाड़ी है, और गाड़ी का जो मतलब जो निकल के आ रहा है, नाम का मतलब नोवा, इस गाड़ी का नाम क्या रखा था? नोवा। और नोवा का मीनिंग क्या था दूसरी लैंग्वेज के अंदर? डज नॉट गो, मतलब ऐसी गाड़ी जो चलेगी नहीं। किसके अंदर ये मीनिंग था? स्पेनिश के अंदर। तो ऐसे नेम को आपको क्या करना है बच्चों? अवॉइड करना है। अब सर ब्रांड नेम के एडवांटेजेस क्या होते हैं? सर एक ब्रांड नेम रखने के एडवांटेजेस क्या होते हैं? सब प्रोडक्ट की डिफ्रेंसिएशन हो जाती है। आप प्रोडक्ट को उसके ब्रांड से पहचानते हो कि सर ये सैमसंग का मोबाइल है, ये एमआई का मोबाइल है, ये एप्पल का मोबाइल है। सर एडवर्टाइजिंग में हेल्प करता है। सर हमें पता चलता है टीवी में ऐड आ रहा है तो कौन से फ़ोन का ऐड आ रहा है, ठीक है, हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग। अब अंदर का आपको लर्न नहीं करना है इसके अंदर बच्चों, अपना खुद से लिखिए आना ना, इसको मत लर्न करना। ऑलरेडी आपके पास लर्निंग के लिए बहुत सारी चीज़ है। ब्रांड नेम लाइक कॉमर्स हीरोज, यस। डिफरेंशियल प्राइसिंग, पॉइंट नंबर 3 किसकी बात कर रहे हैं? डिफरेंशियल प्राइसिंग। ईजी इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। देखो अब क्या होता है, जैसे आज की डेट में अगर हम बात करते हैं मैगी, आप लोग मैगी खाते हो, लेकिन आपको पता है उसकी जो कंपनी है दैट इज नेस्ले। नेस्ले क्या बनाती है? मैगी बनाती है। अब देखो उसका नाम ऑलरेडी इतना अच्छा हो चुका है मैगी का, कि मैगी के हर साल कोई नए नए फ्लेवर्स आते हैं। सिंगापुर मैगी आ गई, चिली मैगी आ गई, तो वो इजीली उस ब्रांड नेम के अंदर नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है। अब हमें पता है, हमें कॉन्फिडेंस है उस ब्रांड के ऊपर कि भाई ये ब्रांड अच्छा ही टेस्ट प्रोवाइड करेगा, तो कस्टमर भी उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेता है और उसको परचेज कर लेता है। लेकिन हालांकि अलग बात है कि सर मैगी मसाले के अलावा और कोई मैगी नहीं चलती। डिफरेंशियल प्राइसिंग, सर आप अपने ब्रांड नेम की वजह से, सर आपका ब्रांड इतना बड़ा हो गया, एप्पल कंपनी इतना बड़ा ब्रांड हो चुका है कि सर वो फ़ोन स्टार्ट करेगा सर 80,000 से स्टार्ट करेगा, बेचारे एमआई के फ़ोन 6,000 रुपीज़ में भी बिक रहे हैं सारे फीचर्स के साथ, ठीक है। तो अच्छे प्राइजेस आप लोग चार्ज कर सकते हो अगर आपका ब्रांड बहुत बड़ा हो चुका है। ईजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, तो ब्रांड नेम के अंदर नए नए प्रोडक्ट्स आप लोग लेकर आ सकते हो, नो प्रॉब्लम।
एडवांटेजेस टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को ब्रांडिंग के क्या एडवांटेजेस मिलते हैं? हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। बेटा ब्रांडिंग की हेल्प से आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इंश्योर्स क्वालिटी, आपको पता है कि सर अगर हम एक ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्वालिटी की एश्योरेंस होगी। कस्टमर बाय करते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, नो डाउट अबाउट द क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज क्वालिटी की कोई टेंशन ही नहीं। स्टेटस सिंबल होते हैं, बहुत से प्रोडक्ट क्या होते हैं आज की डेट में, स्टेटस सिंबल होते हैं, तो जहाँ उसके कस्टमर उसको परचेज करते हैं जस्ट टू इंक्रीज देयर स्टेटस। यस, आगे समझ में? यस सर। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पैकेजिंग। किसकी बात कर रहे हैं? पैकेजिंग। अब आपको पता है सर पैकेजिंग क्या होती है। देखो पैकेजिंग 3 टाइप्स ऑफ पैकेजिंग होती है। एक होती है प्राइमरी पैकेजिंग, एक होती है प्राइमरी पैकेजिंग, एक होती है सेकेंडरी पैकेजिंग, एक होती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। सर प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है? मान लो ये टूथपेस्ट है बेटा, जो ट्यूब होती है, ट्यूब जिसके अंदर आपका पेस्ट होता है, दैट इज नोन एज प्राइमरी पैकेज। जब तक वो आपका टूथपेस्ट के अंदर क्वांटिटी रहेगी, जब तक आपको भी ट्यूब चलती रहती है, तो दैट इज प्राइमरी पैकेज। बेटा सेकेंडरी पैकेज होता है, क्या होता है? एक सेकेंडरी पैकेज, वो बॉक्स हो गया, ये वाला जो बॉक्स हो गया ना, ये वाला जो बॉक्स, बेटा इस बॉक्स को निकालते ही क्या कर देते हो? डिस्पोज कर देते हो, उसमें से ट्यूब निकाल लेते हो, दिस इज सेकेंडरी पैकेजिंग। और एक होती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, वो बड़े बड़े से कार्टन्स होते हैं ना ब्राउन कलर के, जिसके अंदर बहुत सारे क्वांटिटी सेव हो जाती है, जैसे ये हो गया है ना, इसके अंदर कुरकुरे हो जाते हैं या लेज हो गया, तो बड़ा सा बॉक्स ट्रांसपोर्टेशन पैकेजेस, ब्राउन कलर के बॉक्सेस होते हैं ना। चलो, तो वो होती है थर्ड लेवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ठीक है, अब सर ये पैकेजिंग के फीचर्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली सर पैकेजिंग किसके अंदर हेल्प करती है? सर प्रोटेक्शन हेल्प करती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, प्रोडक्ट की डैमेजेस से बचाती है। एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं, प्रोडक्ट को फ्रेश रखते हैं एकदम। तो इसको अंदर से अगर आप लोग पढ़ लोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। सुबह मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आई होप आपने, आई थिंक आपने वो वाली क्लास मिस कर दी, लेकिन उसके तो नोट्स इतने सुपर डुपर हिट बने हुए थे। ये तो मार्केटिंग में आप लोगों को बुक से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसके नोट्स जिसने भी पढ़ा था उसको याद है कितने अच्छे से हमने वो सब कुछ पढ़ लिया था। बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो पैकेजिंग से आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हो। जैसे मान लो लेस कंपनी है, रेड कलर का अगर पैकेज होगा तो आपको पता चल जाता है सर इसमें टोमेटो फ्लेवर है। येलो कलर का पैकेट है तो पता चल जाता है सर ये सॉल्टी फ्लेवर है। ग्रीन कलर का पैकेट है तो आपको पता चल जाता है सर दिस इज अमेरिकन स्टाइल अनियन फ्लेवर। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, कन्वीनियंस। सर बहुत सी चीज़ें आप पैकेजिंग के थ्रू अच्छे से हैंडल कर सकते हो। मान लो पेस्ट है, पेस्ट अगर आपको ट्यूब में नहीं मिलता, ऐसे हाथ में मिलता कि भैया के पास गए, लो भैया मेरे हाथ में पेस्ट डाल दो, ऐसे नहीं होता। तो कन्वीनियंस ही उसकी किस में लगती है? ट्यूब में लगती है। कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए लो भैया थैली में डाल दो हमारी कोल्ड ड्रिंक, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कन्वीनियंस, बेटा कन्वीनियंस क्या है? उसकी बॉटल, तो कोल्ड ड्रिंक किस में चाहिए हमें? सर बॉटल के अंदर चाहिए। तो पैकेजिंग क्या प्रोवाइड करती है आपको? कन्वीनियंस के, इजीली आप उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। बात करते हैं प्रमोशन। अच्छी पैकेजिंग है तो आपका क्या होता है बच्चों? प्रमोशन होता है। अब जैसे आप देखते हो वो छोटे बच्चों का वो क्या आता है, वो खाते हैं बहुत ज़्यादा, अरे वो छोटा सा होता है बॉक्स के फ्लेवर में, वो गोल गोल सा क्या होता है उसका नाम मैं भूल गया एकदम सा, किंडर जॉय, किंडर जॉय, यस सर। अब वो उसकी जो है ना एकदम गोल सी पैकेजिंग होती है किंडर जॉय की, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। अब बच्चे सिर्फ उसको क्यों खरीदना चाहते हैं? क्यों खरीदना चाहते हैं? क्योंकि उसकी पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव होती है। बॉयज़ के लिए ब्लू कलर, गर्ल्स के लिए पिंक कलर, और उसके अंदर टॉयज भी निकलते हैं। तो एक तरीके से क्या कर रही है कंपनी का? पैकेजिंग के थ्रू प्रमोशन हो रहा है। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, तो हेल्दी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना लोगों के लिए। पैकेजिंग हैज़ बिकम एसेंशियल बिकॉज ऑफ राइजिंग हेल्थ एंड सैनिटेशन। इन अ पैक्ड गुड देयर इज अ लेस चांसेस ऑफ कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, बहुत कम चांसेस है कि प्रोडक्ट खराब निकलेगा। तो लोग बाग लूज प्रोडक्ट प्रेफर नहीं करते खरीदना। ठीक है, सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज, फटाफट से इसको पढ़ लो। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन दी स्टोर्स जनरल प्रोडक्ट विद अट्रैक्टिव पैकेजिंग। जैसे आप लोग बिग बाजार में गए तो बिग बाजार के अंदर आप कुछ प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए गए, बेटा जिसकी पैकेजिंग अच्छी लगती है ना एक बार को, तो हम उसको उठा के देखते हैं, फिर उसके बारे में पढ़ते हैं, उसका प्राइस चेक करते हैं, अगर हमें अच्छा लगता है तो हम उसको रख लेते हैं। तो सेल्फ सर्विस आउटलेट्स के अंदर पैकेजिंग बहुत काम आती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो पैकेजिंग से क्या हो जाती है? प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन हो जाती है, जैसे अभी मैंने ऊपर लेस के एग्जांपल से बताया था। बाकी इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़, अब जैसे मिल्क पहले 1-2 दिन के अंदर खराब हो जाता था, आज के दिन टेट्रा पैकेजिंग आती है, बेटा 90 डेज तक मिल्क क्या रहता है उस पैकिंग के अंदर? अच्छा रहता है, खराब नहीं होता। ठीक है, टेट्रा पैकिंग, तो दिस इज इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़। बात करते हैं लेबलिंग, तो जैसे किटकैट है ना, किटकैट ये किस में बंद है? पैकेजिंग हो रखी है, और बेटा ये जो किटकैट जो लिखा हुआ है ना बड़ा बड़ा सा, इसको क्या बोलते हैं? लेबलिंग। यहाँ पे कंपनी ने अपना नेम लिख रखा है नेस्ले, यहाँ पे लिख रखा है कि मिल्क एंड कोको से बनी हुई है। फिर पीछे अगर आप देखोगे तो इसकी क्वांटिटी लिखी होती है, प्राइस लिखा होता है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। तो लेबलिंग जस्ट क्या प्रोवाइड करती है आपको? इन्फॉर्मेशन। लेबलिंग मीन्स पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द पैकेज, लेबर इज द कैरियर ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन होती है ना इसके अंदर, पैकेजिंग के ऊपर ये लेबलिंग क्यों करते हैं सर? इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इसमें कितनी कैलोरीज है, कितना फैट है, कितने प्रोटीन्स है ना। लेबलिंग परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस, तो लेबलिंग में कौन कौन से फंक्शंस हो जाते हैं सर? वो डिस्क्राइब करती है प्रोडक्ट, कि सर प्रोडक्ट का टेस्ट कैसा होगा, है ना, प्रोडक्ट
कि अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, उसके कंटेंट्स को स्पेसिफाई करती है कि अंदर क्या देखने को मिलेगा। सर लेबलिंग से आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हो बहुत ईजिली। जैसे कैडबरी की चॉकलेट होती है तो पर्पल कलर में आती है, नेस्ले की चॉकलेट है जैसे अभी आपने देख ली रेड कलर की पैकेजिंग में आती है। हेल्प्स इन ग्रेडिंग में, अब जैसे मिल्क आप परचेज करने के लिए जाते हो तो अमूल का मिल्क रेड कलर का अगर पैकेट होता है तो इट इज़ अ फुल क्रीम मिल्क, ब्लू कलर का पैकेट होता है तो इट इज़ अ टोन्ड मिल्क, येलो कलर का है तो इट इज़ डबल टोन्ड मिल्क, है ना, याद है मेरे को। हेल्प्स इन ग्रेडिंग, प्रमोट सेल। सर आपकी अट्रैक्टिव एंड कलरफुल लेबल्स एक्साइट कस्टमर्स, कस्टमर एकदम एक्साइटेड होते हैं, ओ माय गॉड मेरे को तो यही परचेज करना है, इंड्यूसेस हिम टू बाय द प्रोडक्ट, स्पेशली इन कंज्यूमर गुड अट्रैक्टिव लेबल्स इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। तो आपका अगर लेबल्स अट्रैक्टिव है तो सेल्स वॉल्यूम आपकी इंक्रीज होगी। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, लीगल रिक्वायरमेंट। बेटा लेबलिंग के अंदर अब जैसे मान लो टोबैको आती है ना, सिगरेट्स वगैरह आता है, उसके अंदर सर गवर्नमेंट ने स्टैट्यूटरी लीगल बोल रखा है कि कंपनी को उसके अंदर वो फोटो लगा के देनी है कि इट इज़ हार्मफुल फॉर योर लंग्स। तो ऐसा लेबल्स के थ्रू आप बता सकते हो कि प्रोडक्ट को कंज्यूम मत करो, ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ये क्या हो गई आपकी लीगल रिक्वायरमेंट। मतलब कंपनी थोड़ी ना प्रिंट करवाएगी अपने प्रोडक्ट के ऊपर इतनी गंदी सी फोटो कि सामने वाला कस्टमर उसको परचेज ही ना करे। वो तो गवर्नमेंट ने उसको एकदम बोल रखा है कंपनी को, भाई कस्टमर्स को अवेयर करो कि इसको आपको कंज्यूम नहीं करना टोबैको को, ये अल्टीमेटली आपको लंग्स खराब कर देगा आपकी। ठीक है, चलो यहाँ तक खत्म हुआ, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं 2 मिनट का, उसके बाद फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चिल्ली चिकन मैगी, ओ माय गॉड ये भी मैगी आई थी। बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से देखो, फिर बात स्टार्ट करते हैं प्राइस के साथ। किसके साथ स्टार्ट करेंगे बात? प्राइस के साथ स्टार्ट करेंगे। देखो प्राइस सिंपल सा टॉपिक है, प्राइस छोटा सा टॉपिक है, खत्म कर लेते हैं। प्राइस के अंदर जो क्वेश्चन बन सकता है नीचे आ जाते हैं। सर व्हाट इज प्राइस मिक्स? प्राइस मिक्स रेफर्स टू इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू फिक्सिंग ऑफ प्राइस। देखो भाई आपने प्रोडक्ट कितना भी अच्छा बनाया लेकिन अगर आपने उसका अच्छे से प्राइस सेट नहीं करा ना, अगर आपका प्राइस कॉम्पिटिटर से कम या ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट, अगर आपने कॉम्पिटिटर से प्राइस कम रखा लेकिन उसके अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स है तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बिक जाएगा। लेकिन सर आपने प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा रख दिया कॉम्पिटिटर से, बेटा प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। दीज डिसीजन कैन बी रिलेटेड टू प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, डिसीजन रिलेटिंग टू डिमांड के हिसाब से अपने प्राइस को सेट करो, डिसीजन रिलेटिंग टू फिक्सिंग कॉस्ट, अगर प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा ज़्यादा लगा तो खर्चे के ऊपर, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाता हूँ अकाउंट्स के स्टूडेंट्स, बेटा कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट के ऊपर आपको क्या लगाना है? प्रॉफिट मार्जिन लगाना है। प्रॉफिट प्लस करने के बाद क्या निकल के आएगा? आपका सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं सर? इस प्राइस की बात कर रहे हैं। कॉस्ट के ऊपर अपना थोड़ा सा प्रॉफिट ले लो और फिर उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड करो कि मार्केट में कितने का सेल करना है। प्राइमरी पैकेजिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, यस प्राइमरी पैकेजिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। द फैक्टर्स केप्ट इन माइंड वाइल फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी और सर्विस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि आपको दिमाग में रखने चाहिए प्राइस को डिसाइड करने के लिए? तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। पहला पॉइंट क्या है आपका? प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। बेटा देखो हर एक कंपनी का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। देखो अगर किसी को मार्केट का लीडर बनना है, जैसे जियो कंपनी आई थी, नई नई जब जियो कंपनी आई थी तो इसको मार्केट का लीडर बनना था, तो इसने फ्री में सिम डिलीवर करी थी, है ना, फ्री में सबको डेटा दिया था जस्ट टू कैप्चर द मार्केट, मार्केट का बड़ा शेयर कैप्चर करने के लिए। तो अगर आप बहुत सारे कस्टमर्स एकदम सडनली इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइसेस को बहुत लो रखना पड़ेगा। तो कीप इट्स प्राइसेस लो टू कैप्चर द बिग शेयर इन द मार्केट, सर्वाइविंग इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब मार्केट अगर इतनी कॉम्पिटिटिव है, ऐसी मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है तो टू सर्वाइव इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म हैज टू रिड्यूस द प्राइस बाय ऑफरिंग डिस्काउंट्स दो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, ताकि कस्टमर्स दूसरी दुकान को छोड़ के आपके पास आए। आई अटेंडेड दैट क्लास, ओके। अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, इन दिस केस जनरली हाई प्राइजेस आर चार्ज। अगर आपको क्वालिटी लीडरशिप चाहिए जैसे एप्पल कंपनी, अब बेटा हमें पता है इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन इसके पास क्वालिटी भी तो होती है। अब ये प्रोडक्ट इतने एक्सपेंसिव क्यों होती है? बिकॉज ये कंपनी डेली किसके अंदर लगी होती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, नए नए पेटेंट्स बनाती है। पेटेंट्स मैंने आपको क्लास में सिखाया था, न्यू न्यू इनोवेशंस करती है। अब बेटा नई इनोवेशंस करने के लिए खर्चा भी आता है, साइंटिस्ट लगते हैं, इंजीनियर टीम होता है, रिसर्च डेवलपमेंट में पैसे निकलते हैं। वो पैसे अल्टीमेटली किससे रिकवर करेंगे? कस्टमर से ही तो रिकवर करेंगे ना। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, प्रोडक्ट कॉस्ट। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? प्रोडक्ट कॉस्ट। बेटा दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। आपने बचपन में पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर, है ना, इकोनॉमिक्स के अंदर, वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है आप लोगों की फिक्स्ड कॉस्ट। बेटा ये दोनों प्लस करके क्या बनती है? टोटल कॉस्ट। इन दोनों को प्लस करके क्या बनती है? टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट के ऊपर आपको क्या करना है? प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है और फिर अल्टीमेटली आप क्या निकालोगे? अपना सेलिंग प्राइस निकालोगे, ठीक है। तो द प्राइस इज फिक्स्ड आफ्टर कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट। प्राइस कब फिक्स करना चाहिए? टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद। टोटल कॉस्ट आपकी निकल के आई, जैसे मान लो मेरे हाथ में ये पेन है, अब ये पेन मैं बनाता हूँ, कितने का बनाया मैंने? 7 रुपीज़ का। 3 रुपीज़ का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा और मार्केट में कितने का सेल कर दिया? 10 रुपीज़ का सेल कर दिया, खत्म बात। एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट,
कंपटीशन ज़्यादा है, प्राइसेस को कम रखना पड़ेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज केप्ट इन माइंड इज द लेवल ऑफ कंपटीशन फर्म हैज टू फेस। अगर कंपटीशन ज़्यादा है, प्राइसेस को कम रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पेप्सी और कोक, पेप्सी और कोक, आप पेप्सी खरीदने के लिए जाओ, कोक खरीदने के लिए जाओ, दोनों के प्राइसेस सेम होते हैं, लेकिन अगर पेप्सी ने थोड़ा सा भी प्राइस अपना कम कर दिया ना, तो कोक वाले कस्टमर किसके पास भाग जाएंगे? पेप्सी के पास भाग जाएंगे, ठीक है। पेप्सी। पॉइंट नंबर 4, कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर विच इज केप्ट इन माइंड वाइल फिक्सिंग द प्राइसेस इज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। बेटा अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है या आपकी सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा है और उसके सब्सटीट्यूट कम अवेलेबल है, मतलब आपके जैसा और कोई नहीं है मार्केट के अंदर, आपका या तो प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि आपके जैसा प्रोडक्ट नहीं मिलता, आपकी सर्विसेज इतनी अच्छी है कि आपसे अच्छी कोई सर्विसेज नहीं देता, तो आप प्राइजेस हाई प्राइजेस चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपके सब्सटीट्यूट बहुत सारे अवेलेबल हैं, एक टीचर नहीं बहुत सारे टीचर्स हैं, तो आपको प्राइस कैसे करना पड़ेगा? डाउन रखना पड़ेगा, नॉर्मल प्राइस रखना पड़ेगा, बस सिंपल। यूटिलिटी की बात करते हैं बेटा, फीचर्स वो कितने प्रोवाइड कर रहा है, सेटिस्फैक्शन कितनी आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो आप ज़्यादा प्राइस भी पे कर सकते हो। जैसे मान लो आपकी फेवरेट आइसक्रीम, अब आपकी फेवरेट आइसक्रीम लेट सपोज एक्सपेंसिव है, 100 रुपीज़ की आइसक्रीम है, लेकिन वही आइसक्रीम आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आप उसी आइसक्रीम को परचेज करोगे बार बार, क्योंकि सेटिस्फैक्शन तो उसी से मिलेगी। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस, तो ध्यान से देखना, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत एसेंशियल कमोडिटीज़ है। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ जैसे कि ड्रग्स, सम फूड आइटम्स, एलपीजी सिलेंडर जैसे घर में जिससे आप कुकिंग करते हो, तो इसका प्राइस जानबूझ के गवर्नमेंट ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करने देती, गवर्नमेंट उसको लेवल पर रखती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइसेस को ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होने देती, फेयर प्राइसेस रखती है, बिकॉज दीज आर एसेंशियल कमोडिटीज़, हर कोई इसको क्या करेगा? कंज्यूम करेगा, ओके। तो गवर्नमेंट लीगल रेगुलेशंस, तो कुछ चीज़ों के प्राइसेस गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। आगे बात करते हैं मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। The price of the product also get attracted by various techniques of method of marketing used to promote the product. If company is using intensive marketing, अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत मार्केटिंग कर रही है, शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर रख लिया भाई, करोड़ों रुपए वो ले गया, फिर जगह जगह पे आपके एड्स चल रहे हैं, तो बेटा ये एड का खर्चा कहाँ से निकलेगा? कस्टमर के प्रोडक्ट के प्राइजेस से ही तो निकलेगा, कस्टमर प्राइस से ही तो निकलेगा। तो बेटा अगर कंपनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते तो प्रोडक्ट जनरली क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है, सस्ता तो नहीं होगा। बात करते हैं, तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। तो वन शॉर्ट रिवीजन है, बट जो जल्दी खत्म करवाना है क्लास के अंदर, तो ऑलमोस्ट मैंने 7-8 क्लासेस ली थी, 7-8 घंटे में इस टॉपिक को मैंने खत्म करवाया था, लेकिन अभी मेरे को 1.5 आवर के अंदर इस पूरे टॉपिक को खत्म करवाना है, ठीक है। ऑलरेडी हमने कितना पढ़ लिया? आई गेस 45 मिनट्स हो गए, हाफ वे डाउन, हाफ और करना है। जल्दी से बताओ कैसी लग रही है क्लासेस? अच्छा लग रहा है? जल्दी से खत्म हो रहा है तुम लोगों का टॉपिक? कितने सारे टॉपिक्स तो मैं ही कवर अप करवा रहा हूँ। अब भाई लर्न तो कर लेना इसको, भाई लर्न तो कर लेना, सारा खत्म मैं करवा रहा हूँ और नोट्स मैं प्रोवाइड करके दे रहा हूँ, आप कम से कम लर्न तो कर लो। प्लेस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सर प्लेस क्या होता है? सब प्लेस होता है कि आप लोग ने जो सामान जो बनाया वो कस्टमर तक कैसे उसको पहुंचाओगे, कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा आपका प्रोडक्ट, दैट इज प्लेस। यहाँ पे प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अब बात करेंगे। अब ध्यान से देखो बेटा, एक प्रोड्यूसर होता है जिसने सामान को बनाया, प्रोड्यूसर किसको सेल करता है? होलसेलर को सेल करता है, होलसेलर रिटेलर को सेल करता है, और रिटेलर फाइनली किसको सेल करता है? कंज्यूमर को सेल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिलीवरी चैनल्स। डिलीवरी चैनल्स यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो जीरो लेवल चैनल, जीरो लेवल चैनल, जीरो लेवल चैनल के अंदर डायरेक्टली मैन्युफैक्चर किसको सेल करता है? कस्टमर को सेल करता है। जैसे मान लो बनाने वाली एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी खुद की अपनी वेबसाइट है, एक कंपनी है उसकी खुद की अपनी वेबसाइट है, वो किसी और के थ्रू सेल नहीं करता। आप उस कंपनी की वेबसाइट पर जाओ, ठीक है, आप उसकी वेबसाइट पर जाओ और उसकी वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस करो, सामान को परचेज करो, पैसे को पे कर दो, डायरेक्टली आपके पास सामान आ जाएगा। तो मैन्युफैक्चर डायरेक्टली किसको सेल कर रहा है? कस्टमर को सेल कर रहा है। कैसे सेल करता है सर? इंटरनेट के थ्रू सेल करता है, मेल ऑर्डर हाउस के थ्रू सेल कर सकता है, टेली शॉपिंग। वो देखते हो ना टीवी में ऐड आते हैं, पहले मैं ऐसी दिखती थी, पहले मेरे बाल ऐसे थे, ये थे, पहले मैं इतना मोटा था, अब मैं ये प्रोडक्ट खाते के साथ ही इतना ज़्यादा स्लिम ट्रिम हो गया। कॉल करे गए नंबर के ऊपर फ़ोन करो फटाफट से। डायरेक्ट सेल बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन, तो सेल्समैन आते हैं ना कभी कभार अपने बिल करने के लिए कि सर ये प्रोडक्ट परचेज कर लो, इसके थ्रू ये लोग सेल करते हैं। तो बीच में कोई एजेंट नहीं होता। बात करते हैं इनडायरेक्ट चैनल, वन लाइन चैनल। तो वन लाइन चैनल में बीच में कौन आ जाता है बेटा? कस्टमर और मैन्युफैक्चर के बीच में कौन आ गया? रिटेलर आ गया, एक बंदा। तो ये क्या हो गया? वन लाइन चैनल हो गया। टू लेवल चैनल, टू लेवल चैनल, तो मैन्युफैक्चर और कस्टमर के बीच में कौन आ गया सर? होलसेलर आ गया और रिटेलर आ गया। बेटा थ्री लेवल चैनल में एक और बंदा आ जाता है, एजेंट। तो मैन्युफैक्चर और कस्टमर के बीच में एक हो गया एजेंट, दूसरा हो गया होलसेलर, और तीसरा कौन हो गया? रिटेलर। बेसिक सी चीज़ थी, ज़्यादा इसमें टाइम लगाना भी नहीं था हमें, ठीक है। बस खत्म हो जाएगा लगभग, और हाफ एन आवर के बाद आप लोगों का ये वाला कॉन्सेप्ट। चलो, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब भाई आप लोगों को सामान पहुंचाना है कस्टमर तक, तो कैसे पहुंचाओगे?
देयर आर 4 मेजर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड। 4 एक्टिविटीज़ लगती है। सबसे पहला क्या होता है? ऑर्डर प्रोसेसिंग। जैसे ही आप लोग फ्लिपकार्ट ओपन करते हो, प्रोडक्ट को ऐड इन कार्ट करते हो, पेमेंट कर देते हो, सबसे पहले क्या स्टार्ट हो जाती है? क्या लिखा हुआ आता है? ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग मीन्स द टाइम एंड स्टेप्स इन्वॉल्व बिटवीन टेकिंग द ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर द ऑर्डर। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर। जनरली द ऑर्डर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व स्टेप्स लाइक ऑर्डर प्लेसमेंट टू सेल्समैन। जैसे ही आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर परचेज करते हो तो सबसे पहले फ्लिपकार्ट किसको बताता है? वो शॉपकीपर को बताता है कि ओए जो तूने सामान लगा रखा था फ्लिपकार्ट के ऊपर, कोई किसी ने तेरे से मांगा है। दिस इज क्विक रिवीजन ओनली ना, दिस इज क्विक रिवीजन। इतना बड़ा टॉपिक है, 8 आवर्स वाला टॉपिक 1.5 आवर्स में खत्म करवा रहे हैं। दिस इज क्विक रिवीजन। Generally, the order processing involves steps like order placement to salesman, order transmission by salesman to company। अब जो सेल्समैन है वो किसको सेल करेगा? फ्लिपकार्ट को सेल करेगा। फिर फ्लिपकार्ट किसको सेल करवाएगा? मुझे सेल करवाएगा, कस्टमर को सेल करवाएगा। तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टाइम टेकन इन ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर टाइम डिपेंड करता है कस्टमर। दिस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टाइम टेकन इन ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर। बेटा जब प्रोडक्ट जल्दी आ जाता है, डिलीवरी टाइम दिखा रहा था कि प्रोडक्ट आएगा 4 दिन के बाद, लेकिन प्रोडक्ट आ गया 2 डेज के अंदर, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है ना। बात करते हैं किसकी? ट्रांसपोर्टेशन की। नेक्स्ट क्या होता है? ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद अब क्या होएगा? ट्रांसपोर्टेशन। तो प्रोडक्ट आपके पास रेल के थ्रू आ सकता है, रोड के थ्रू, एयर के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू। सर पाइपलाइन के थ्रू क्या आता है? सर बेटा पाइपलाइन के थ्रू जैसे पेट्रोल्स वगैरह ट्रांसफर होते हैं, क्रूड ऑयल ट्रांसफर होता है, अलग अलग कंपनीज एक दूसरे को ट्रांसफर करती है, स्टेट्स के बीच में ट्रांसफर होता है क्रूड ऑयल एंड ऑल। वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड। दिस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन एड वैल्यू टू द गुड्स बाय मूविंग देम टू प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल टीईटी कहाँ पर होती है? असम में, गंगटोक और दार्जिलिंग। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री तक उसको पहुंचाया जाता है, तो ईजी है ट्रांसपोर्टेशन। बात करते हैं किसकी? वेयर हाउसिंग की। बात करते हैं वेयर हाउसिंग की। स्टोरेज वेयर हाउसिंग क्या हो गया? आपका गोडाउन। बच्चों स्टोरेज करनी है। वट एवर इज प्रोड्यूस इज नॉट सोल्ड ऑफ इमीडिएटली। जो आपने बनाया एकदम से तो बिकेगा नहीं। देयरफॉर एवरी कंपनी नीड्स टू स्टोर द फिनिश गुड्स अंटिल दे आर स्टॉक इन द मार्केट। जब तक वो मार्केट में नहीं बिकते आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा। स्टोरेज ऑफ गुड्स इज नेसेसरी बिकॉज सम सीजनल क्रॉप्स आर सीजनल इन प्रोडक्शन बट आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर। कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है जो साल के कुछ टाइम में ही ग्रो होती है, जैसे मान लो रेनी सीजन में ही ग्रो होगी, लेकिन पूरे साल उनकी डिमांड चलती रहती है, ठीक है। तो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होती है, वहाँ पे उसको स्टोर करके रख सकते हो। तो ये काम क्या करता है? वेयर हाउसिंग का काम होता है। आगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। इन्वेंट्री रेफर्स टू मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड। इन्वेंट्री नीड्स टू बी मेंटेन्ड सो दैट गुड्स कैन बी सप्लाइड व्हेनेवर डिमांडेड। स्टॉक को आपको सेव करके रखना है, ठीक है। जब भी डिमांड आएगी आपको उसको क्या करना है? सेल करना है। कस्टमर ने बोला सर आपके पास ये प्रोडक्ट मिलेगा, आपने बोला सॉरी सर इट इज आउट ऑफ स्टॉक, कस्टमर कभी मुड़ के नहीं आएगा आपके पास। द प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेनेंस इंश्योर्स प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी बट इन्वेंट्री ऑल्सो इन्वॉल्व्स कॉस्ट। बेटा अगर आप किसी प्रोडक्ट के स्टॉक को रखते हो तो स्टॉक रखने का मतलब क्या है? गोडाउन का खर्चा, वेयर हाउस का खर्चा। हो सकता है प्रोडक्ट कल को खराब भी हो जाए, आपसे गोडाउन में इतना सारा स्टॉक रखा हुआ है तो एक बंदा भी बिठाना पड़ेगा वहाँ पे उस सामान को देखने के लिए कि कल को कोई चोरी ना हो जाए, है ना। तो बहुत सारी आपकी कैपिटल भी ब्लॉक हो जाती है, पैसा भी उसके अंदर क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। इतना सामान बना के रख लिया, जब बिकेगा तभी तो पैसे आएंगे, वरना तो सामान हमारा उसके अंदर क्या है? ब्लॉक पड़ा ही हुआ है। फैक्टर्स विच हेल्प इन डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ इन्वेंट्री। अब कितनी इन्वेंट्री आपको रखनी चाहिए? Firm's policy on customer service. If firm has the policy of offering high level customer service, देन दे कीप लार्ज स्टॉक। अगर कंपनी चाहती है कि कस्टमर कभी भी हमारे पास आए, हम आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए, कस्टमर जो भी आए जितना भी स्टॉक चाहिए हम उसको देंगे, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट। इफ सेल्स फोरकास्ट इज डन, अगर आपको पता है, आपने देखा कि यार इस साल हमारा इतना सामान बिक गया, अगले साल हमारी सेल 10% से इंक्रीज हो जाएगी या 20% से इंक्रीज हो जाएगी, इसको क्या बोलते हैं? फोरकास्ट। इसको क्या बोलते हैं? फोरकास्ट। फ्यूचर प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में हम कितना बेच पाएंगे। इज डन एक्यूरेटली देन द इन्वेंट्री इज मेंटेन्ड एट अ मिनिमम लेवल। तो कम लेवल पे मेंटेन करो। आपको लग रहा है सर 10,000 यूनिट्स हमारी बिक जाएगी, तो लगभग अपने पास 10,000 के आसपास 9,500 यूनिट्स अपने पास रखो। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इफ टू मीट एडिशनल डिमांड प्रोड्यूसर रिक्वायर्स मोर टाइम देन हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री इज मेंटेन। बेटा अगर प्रोडक्ट कस्टमर ने किसी चीज़ की डिमांड करी और उसको डिमांड को पूरा करने के लिए, सामान को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपको ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। बट इफ एडिशनल डिमांड कैन नॉट बी मेट इन लेस टाइम देन नीड फॉर इन्वेंट्री विल ऑल्सो बी लो। अगर आप कस्टमर ने डिमांड करा और आप फटाफट से बना के भेज सकते हो, तो बेटा आप अपने पास इन्वेंट्री कम रखो। जैसे मान लो बेकरी स्टोर वाले, आपको पता है कि कस्टमर की डिमांड आएगी, क्रीम तैयार है, केक का बेस तैयार है, हम फटाफट से बेस के ऊपर क्रीम लगाएंगे और फटाफट से सेल कर देंगे, तो ज़्यादा केक ही नहीं बनाते, 10-15 केक बने होते हैं, उसके बाद वो फ्रेश केक को सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यस सर। बात करते हैं किसकी? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड्स वेयर हाउस चार्जेस, टाई अप कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक को रखना। स्टॉक रखना है तो सर एक गोडाउन में रखना है, वेयर हाउस के अंदर रखना है, उसके अंदर क्या हो जाएगा सर? समटाइम्स सप्लायर्स होल्ड द स्टॉक एंड शो द प्रोडक्ट इज शॉर्ट इन सप्लाई टू रेज प्राइसेस। यस सर, यस, दिस इज ऑल्सो ब्लैक मार्केटिंग, दिस इज नोन एज ब्लैक मार्केटिंग, है ना।
कि आपको बोल दिया गया कि प्रोडक्ट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, लेकिन अभी कभी आप लोग मूवी देखने के लिए गए और हाउसफुल आ रहा था, आप किसी के साथ गए लेकिन टिकट सारी सेल हो गई, तो बाहर एक बंदा मिला कि भाई वैसे तो टिकट 500 की नहीं, लेकिन मैं तेरे को 700 की टिकट को सेल करूंगा, तो आप लोग परचेज कर लेते हो फिर 700 की टिकट। दिस इज नोन एज ब्लैक मार्केटिंग। इफ कॉस्ट इज मोर देन लो इन्वेंट्री इज मेंटेन, बट इफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज हाई देन हाई इन्वेंट्री कैन बी मेंटेन। बेटा अगर इन्वेंट्री सस्ती है, ज़्यादा महंगा सामान नहीं है, मान लो जो सामान है वो कितने का है, 50 रुपीज़ का है, तो आप ज़्यादा स्टॉक बना सकते हो उसका, सस्ती सी जो चीज़ है। लेकिन अगर मान लो एक एक सामान बहुत महंगा है, जैसे मान लो एक सामान है वो 10,000 रुपीज़ का, तो इसका ज़्यादा स्टॉक आप रख ही नहीं सकते वैसे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, प्रमोशन की। किसकी बात करेंगे, प्रमोशन की। सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग। अब ये थोड़े से इजी टॉपिक हो जाते हैं, आपको प्रमोशंस के बारे में पता है थोड़ा कि कैसे प्रमोशंस होती है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रमोशन, व्हाट इज प्रमोशन मिक्स? इट रेफर्स टू ऑल डिसीजन रिलेटिंग टू प्रमोशन ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो आप प्रोडक्ट की और अपने सर्विसेज की क्या कर रहे हो दोस्तों, प्रमोशन कर रहे हो। इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ प्रमोशन मिक्स आर सिलेक्टिंग एडवर्टीजमेंट मीडिया, कहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे, जैसे टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर सेल करोगे। सिलेक्टिंग प्रमोशनल टेक्निक, कौन सी टेक्निक आप लोग फॉलो करोगे। सर आजकल तो बहुत सारी टेक्निक्स होती है प्रमोशन की, हो सकता है किसी अच्छे सिंगर से आपने अपनी सॉन्ग बना लिया, आपने जो कंपनी के बारे में जो बताया, या फिर हो सकता है कि आपने किसी को ब्रांड एम्बेसडर बना के एडवर्टीजमेंट करवा दी है ना, बहुत सारी पब्लिसिटी हो सकती है यूजिंग पब्लिसिटी मेजर्स एंड पब्लिक रिलेशंस। आगे फॉलोइंग आर द प्रमोशंस, कैसे कैसे आप लोग कर सकते हो, ध्यान से देखना। सर हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, सर हम सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, पर्सनल सेलिंग भी कर सकते हैं और पब्लिक रिलेशंस भी कर सकते हैं। तो दीज आर 4, 4 चीज़ें, उनका नाम याद करो फटाफट से। एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग कर सकते हो प्रमोशन के लिए, सेल्स प्रमोशन कर सकते हो, नेक्स्ट क्या कर सकते हो, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशंस। तो एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं। Advertising can be defined as the paid form of non-personal presentation and promotion of idea, goods and services by an identified sponsor. सर जी ये तो इतनी डिफिकल्ट डेफिनेशन होगी, ध्यान से देखो यहाँ स्पेस पढ़ते हैं। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन वी कैन फाइंड दैट 3 फीचर्स है एडवर्टाइजिंग के। एक तो पेड फॉर्म में होती है, एडवर्टाइजमेंट कोई भी होती है, फ्री में तो नहीं होती, आपको पैसे पे करने पड़ते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। द स्पॉन्सर हैज़ टू पे फॉर एडवर्टाइजिंग, ही हैज़ टू बेयर द कॉस्ट टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर। तो जो भी उस एड का स्पॉन्सर होता है, जो भी उस एड को बनाता है करता है, उसका सारा खर्चा होता है उस एड के अंदर, ठीक है। इम्पर्सनैलिटी, देयर इज़ नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। अब आपकी एडवर्टीजमेंट चल रही है टेलीविजन के अंदर, तो कोई फेस टू फेस कॉन्टैक्ट थोड़ी ना होता है आप लोगों का कस्टमर के साथ, तो इट इज़ इम्पर्सनल। इट इज़ इम्पर्सनल। पर्सनल क्या होता है, जब आमने सामने आप लोग किसी से बात कर रहे हो। इम्पर्सनल क्या होता है, जब आप फेस टू फेस बात नहीं कर रहे। बिटवीन कस्टमर्स एंड एडवर्टाइजर इट क्रिएट्स अ मोनोलॉग एंड नॉट अ डायलॉग। तो डायलॉग कब होता है, जब आप आमने सामने किसी सामने खड़े हुए हो तो उससे कुछ क्वेश्चन कर सकते हो। मान लो आपके पास कोई बंदा आया प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, आपने पूछा यार ये प्रोडक्ट इफेक्टिव भी है नहीं इफेक्टिव, कितना प्राइस है इसका, कैसे हमें इसको यूज़ करना चाहिए। तो दिस इज डायलॉग एंड बट इज मोनोलॉग, यहाँ पर सिर्फ एक बंदा बात कर रहा है, दूसरा बंदा कम्युनिकेट नहीं कर सकता। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, एडवर्टीजमेंट इज गिवन बाय द आइडेंटिफाइड कंपनी और फर्म और इंडिविजुअल। सर एडवर्टाइजिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, रीच। सर काफ़ी लोगों तक आप फटाफट से पहुंच जाते हो, तो एडवर्टाइजिंग करना ज़रूरी होता है। सर चॉइस, सर मैगजीन में करना है, न्यूज़पेपर में करना है, बैनर के थ्रू करना है। लेजिटिमेसी, advertising the messages regarding the product or services are given publicly to customers, so there is always a proof for it and customer believe that publicly the company will, मतलब कस्टमर्स को क्या लगता है कि भाई जब कंपनी इतने बड़े स्केल के ऊपर ऐड कर रही है, इतना बड़ा फिल्म स्टार उनके लिए ऐड कर रहा है, शाहरुख खान ऐड कर रहा है, अजय देवगन ऐड कर रहा है, तो प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ना जब ये लोग बोल रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। एक्सप्रेसिवनेस, एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स इनफ अपॉर्चुनिटीज़, तो अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं, ड्राइंग्स होती है, पिक्चर्स होती है, म्यूजिक होता है, तो ऐड पूरा क्या कर देता है, कंपनी के प्रोडक्ट को एक्सप्रेस कर देता है, कस्टमर को एकदम ऐसा कर देता है कि येस आई वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट। इकोनॉमी, सस्ता भी पड़ता है, देखो ऐड सस्ता भी पड़ता है बिकॉज एक एडवर्टीजमेंट करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है, उसको डिवाइड करोगे कि कितने पॉपुलेशन तक पहुंची तो काफ़ी सस्ता पड़ता है ऐड करना। एनहांसिंग कस्टमर वैल्यू एंड कॉन्फिडेंस, कस्टमर फील मोर एश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी एंड फील मोर कंफर्टेबल इफ स्पॉन्सर्स क्लेम दीज बेनिफिट्स इन एडवर्टाइजिंग। तो कस्टमर थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाता है। ऐसे मान लो वो आ जाता है ना, फेयर एंड लवली का ऐड आता था 3 हफ्तों के अंदर, 4 हफ्तों के अंदर, 3 वीक्स 4 वीक्स के अंदर आप क्या कर देंगे, हम आपको गोरा कर देंगे। तो कस्टमर थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाता है, कस्टमर को कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक लड़की आके बोल देती है हाँ मैंने फेयर एंड लवली लगाई, मैं 3 हफ्ते के अंदर गोरी हो गई, तो कस्टमर क्या हो जाता है कि भाई सेटिस्फाइड हो जाता है और वो भी जाकर प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। ठीक है, बात करते हैं सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होती है, प्रॉब्लम करने लग गया हमारा वाईफाई, एक सेकेंड दोस्तों, रिकनेक्टिंग, रिकनेक्शन सक्सेसफुल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब जल्दी से, बस अपना भी टॉपिक खत्म होने वाला है, 5-10 मिनट और।
तो देखो सेल्स प्रमोशन कैसी होती है, शॉर्ट सेल्स प्रमोशन कैसी होती है, छोटी सी, छोटा सा ऐड आ गया 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, जैसे आप यूट्यूब चलाते हो तो 15 सेकंड के ऐड आते हैं ना, इमीडिएट इफेक्ट ऑन सेल। जैसे ही कस्टमर को दिखा, अगर आपका एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव थी तो आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। स्टॉक क्लियरेंस इज पॉसिबल, आपका स्टॉक खत्म भी हो सकता है जो इतने सालों से पड़ा हुआ था सेल्स प्रमोशन के थ्रू, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच जाता है तो कस्टमर्स खरीद लेते हैं। सेल्स प्रमोशन टेक्निक इंड्यूस कस्टमर एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो इंड्यूस कस्टमर्स मतलब कस्टमर्स को बोला जाता है कि आओ हमारे प्रोडक्ट को परचेज करो, हमारे प्रोडक्ट जैसा और कुछ नहीं है। सेल्स प्रमोशन टेक्निक हेल्प्स टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हो अगर आपकी सेल्स प्रमोशन टेक्निक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके सर, बात करते हैं किसकी, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग, जब आप पर्सनली किसी के पास जाके उसको सेल करते हो, दैट इज नोन एज पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग मैं करवा देता हूँ, पब्लिक रिलेशंस आप लोग कर लेना, ठीक है। लास्ट और करवा देता हूँ पर्सनल सेलिंग। तो जल्दी खत्म हो गया हमारा, मार्केटिंग के अंदर भी टाइम नहीं लगा। आई होप मैंने सारी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दी, शॉर्ट नोट से भी नहीं पढ़ाया ताकि आपको लगे कि सर ने तो कंजूसी कर दी, चैप्टर के अंदर सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई, क्योंकि बेटा मार्केटिंग के अंदर जो ना ज़्यादातर MCQs बनता है और केस स्टडी काफ़ी अच्छे लेवल की बन सकती है, तो इसलिए इसको पढ़ना, पूरा पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, बीच बीच से नहीं पढ़ना आप लोगों को, ठीक है। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग मीन्स selling personally. This involves face-to-face interaction between seller and buyer for the purpose of sale. तो पर्सनली मैं किसी के पास गया और उसको पर्सनली कन्विंस कर रहा हूँ कि क्यों आपको मेरी सर्विसेज लेनी चाहिए। फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, सर एक तो इंट्रैक्शन हो जाता है लोगों के साथ, पर्सनल इंट्रैक्शन हो जाता है। तो इन पर्सनल सेलिंग बायर्स एंड सेलर्स हैव फेस टू फेस इंट्रैक्शन, क्लोजनेस अमंग बोथ द पार्टीज टू ऑब्जर्व ईच अदर एक्शन क्लोजली। तो आप आमने सामने बैठे हुए तो एक दूसरे के एक्शन से आपको पता चल जाता है कि सामने वाला आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है कि नहीं है। टू वे कम्युनिकेशन हो जाती है, आपने कुछ अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसको कोई भी डाउट था उसने वो पूछा कि सर आपके प्रोडक्ट के अंदर सर क्या क्या है, कितने का है सर, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स है क्या, तो आप सामने वाले के डाउट्स को ऑन द स्पॉट खत्म कर देते हो। बेटर रिस्पॉन्स, व्हेन सेलर इज पर्सनली सेलिंग द यूटिलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, देन कंज्यूमर डू नॉट pay some attention and listen to the information. तो better response, when seller is personally explaining the utilities of product to the customer, then customer do pay some attention. जब पर्सनली आप सामने वाले को बताते हो ना तो वो थोड़ा ध्यान से आपको सुनता है। अदरवाइज जैसे टीवी में ऐड चल रहा है तो कस्टमर इधर उधर घूम रहा है कर रहा है, वो ध्यान नहीं देता उस ऐड के ऊपर। रिलेशनशिप बिल्टअप हो जाता है। when the seller and buyer come together, this may improve relation between customer and seller. Salesperson normally make friendly relations with the customer. Relationship built हो जाता है। better convincing, आमने सामने जब आप लोग होते हो ना तो अच्छे से कन्विंस कर पाते हो कि भाई आपका प्रोडक्ट क्यों दूसरों से अच्छा है या आपकी सर्विसेज क्यों दूसरों से अच्छी है, तो कन्विंस अच्छे से कर पाते हो। मतलब अगर आपको ऐसा होना चाहिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की, एक बार सामने वाले बंदे से बात कर ली तो वो आपका ही कस्टमर बनेगा, वो किसी और के पास नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं इस वाले टॉपिक को खत्म करता हूँ। पब्लिक रिलेशंस पढ़ लेना, कोई भी डाउट होएगा तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो सर हमने क्लास ले ली, लगभग 1 आवर के अंदर हमने ये वाले टॉपिक को ख़त्म कर दिया। बोलो कैसी लगी क्लास, जल्दी से बोलो 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 जल्दी से, कैसी लगी आप लोगों को क्लास। कमेंट के लिए वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों का। आई एम वेटिंग फॉर